अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। तमाम दावे गलत निकले, कैमला हैरिस हार गई, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब, बॉर्डर बंद, दुनिया से जंगों के खात्मे का ऐलान भी कर दिया, हतमी नताइज से कब्ल विक्ट्री तकरीर, दुनिया भर के रहनुमाओं के ट्रंप को मुबारकबाद के पैगामात, वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने भी मुबारकबाद दे दी। ट्रंप की जीत से अब दुनिया का नक्शा क्या बनेगा? इसके अलावा ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई की उम्मीदें बांध दी। बानी पीटीआई जो बाइडेन हुकूमत के खात्मे पर खुश, पीटीआई की आदत की जानिब से ट्रंप के मुंतखब होने के बाद खान की रिहाई के दावे क्या अब हकीकत का रूप धार लेंगे? और वजीर आला गंडापुर गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मिलने गवर्नर हाउस पहुंच गए। दूसरी जानिब गंडापुर ने अब की बार कारकुनों को कफन बांधकर निकलने का ऐलान कर दिया। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में बड़े फैसले की तैयारियां, खान कारकुनों को क्या हुक्म दे सकते हैं? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। हेलो अनवर साहब, कैन यू हियर मी? अच्छा, इनकी कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि इनसे वापस रब्ता करें। एंड ऑब्वियसली जो आज एक की बड़ी खबर है ट्रंप के जीतने की, उस हवाले से हम इनसे बात करें। क्लासर साहब, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल कमबैक कहा जा रहा है ट्रंप का। पहले तो सबसे पहले कि मुझे अफसोस हो रहा है और कि आप जो हैं वो अफसोस जब करते हैं हंस के करते हैं, मतलब दैट्स हाउ यू डू दैट। किसी से आपने कंडोलेंसेस कर दी। अफसोस इसलिए हंस के हो रहा है क्योंकि जो मुबारकबाद की जो रिसीविंग साइड है वो मैं हूँ, तो इसलिए जो है वो मुझे व्यूअर्स को बता रहे हैं ना कि आप जी, तो ये खुशी जो है वो मुझे इस बात की है। क्लासरा साहब जो हैं वो शर्त हार चुके हैं। हमारी शर्त लगी थी कि कौन जो है वो ये अमेरिकन इलेक्शन जीतेगा और क्लासरा साहब हार चुके हैं। तो इनसे बात करेंगे कैसे हार गए भाई, मतलब ये कैसे हो गया? अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद बात कर लें, हम अपनी बात बाद में करते हैं। जी, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप देखिए जीती क्या हुआ, हाल के आपकी लाइन साइलेंट हो गई और ड्रॉप हो गई। ये है पहला देख लें। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है मेरे ख्याल से। ट्रंप के जीतने के बाद कहा जा रहा है कि इट्स द बिगेस्ट पॉलिटिकल कमबैक अमेरिकन पॉलिटिक्स में। ट्रंप जो हैं वो वापस आ चुके हैं। अमेरिका में जो भी जीते, जो भी हुकूमत बनाए, उसका माशी, सियासी, अस्करी असरात जो हैं वो पूरी दुनिया पे मरतब होते हैं। लेकिन जो भी पार्टी आती है, एटलीस्ट ये अंदाजा होता है उनकी माजी की पॉलिसीज देखकर, उनकी पॉलिटिक्स देखकर, उनके जो मंशूर हैं वो देखकर ये अंदाजा होता है कि इनका इक़्तिदार किस तरह का होगा। लेकिन ट्रंप क्योंकि एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी के मालिक हैं, तो क्या एक एंशियसनेस है कि इनका इक़्तिदार पता नहीं कैसा निकले? बिल्कुल है। जो यहाँ के बहुत सारे जो लिबरल और प्रोग्रेसिव हल्के हैं वो मुसलमान हैं, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया, गाजा की वजह से नाराज थे। लेकिन वो भी अब तशवीश में मुब्तला हो गए कि उनको भी तवक्को नहीं थी कि ना सिर्फ व्हाइट हाउस बल्कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट सब पे उनका कब्जा हो जाएगा। तो वो तो सारे परेशान हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि सदर ट्रंप जैसा कि आपने कहा बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं किसी वक्त भी। तो लोग तो अब फिक्र में जरूर मुब्तला हो गए। जी अनवर साहब, अमेरिका बिगेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो मानी जाती है दुनिया की, लेकिन ट्रंप जब से आए हैं थोड़ा सा नक्शा जो है वो बदल गया है। वो ऐसे लीडर निकले जिन्होंने अपने ओपोनेंट्स को कैंसिल आउट किया, उन्होंने उनको थ्रेटन किया। अभी भी हमने देखा कि काफ़ी सारी स्पीचेस में उन्होंने ये किया, उन्होंने मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया, उनको डिस्क्रेडिट किया, उन्होंने जुडिशरी को इम्पैक्ट किया, अपनी हार नहीं मानी, उन्होंने कैपिटल हिल पे हमला कर दिया। ये कुछ इनफॉर्मल गार्ड रेल्स होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के। आपको लगता है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी के अब ये जो गार्ड रेल्स हैं या वीक हो रहे हैं? सदर ट्रंप ने आके यहाँ थर्ड वर्ल्ड के अंदाज की पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कराई। उनको इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका में जो वोट्स इवनली डिवाइडेड हैं, तकरीबन रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के, उसमें कौन सा हल्का ऐसा है जो उनकी हिमायत में आ सकता है। पर उनको इस बात का एहसास हुआ, मौजूद था, लोग इस पर लिखते थे, बात करते थे कि यहाँ अमेरिका में खासतौर पर अमेरिका के रूरल एरियाज में, लेकिन शहरों में भी बहुत सारे फार्म अफराद ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ये बड़े शहरों में होती है, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमें साइडलाइन कर दिया गया है। और वो बहुत सारे वोट भी नहीं डालते थे, तो उनको अपील किया और इसी वजह से वो ये होता है कि आप देखें जिस हल्के में जिसकी हिमायत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ वो जीत जाता है क्योंकि वो एडिशनल वोट 4-5 हज़ार हर हल्के में उनके मौजूद हैं जो पड़ जाते हैं। और इस पूरे अमेरिका में उनके मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स हैं, 4-4, 5-5 हज़ार करके।
तो वो जो नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई उसकी वजह से उनको इतनी बड़ी फतह नसीब हुई। इस तरह वापस आना अनप्रेसिडेंटेड है। अमेरिकन हिस्ट्री में कभी इस तरह नहीं हुआ कि कोई शख्स इतना डिस्क्रेडिट हो जो कांग्रेस पे हमला करवाए और वो दोबारा अमेरिका का सदर बन जाए। कोई सोच भी नहीं सकता, तो वो हो गया। तो अब उनको फुल क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने न सिर्फ अपने आप को री इन्वेंट किया बल्कि वो लोगों को कन्विंस भी कर लिया और जीत भी गए। जी बहुत शुक्रिया आपका अनवर साहब। अब तक कमला हैरिस साहबा का कहीं पे कोई अत्ता पता, कोई नाम निशान, कहीं पे कोई उनकी तकरीर, कोई स्टेटमेंट कोई सामने नहीं आया। सर क्या वजह है? यूजुअली तौर पर अब तक उन्हें सामने आकर कोई अपनी शिकस्त को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, मुबारकबाद देनी चाहिए थी। अमेरिकन हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की इतनी पोलराइज कैंपेनिंग थी। अमेरिका में बड़ी फ्रेंडली सी कैंपेनिंग होती है, जीतने वाला जीत जाता है, हारने वाला उसको मुबारकबाद देता है। लेकिन इस दफा इतनी टेंशन थी कि हारने वाले अभी तक देखें, वाशिंगटन डीसी जो है वहाँ से कमाला जीती और वहाँ से हमेशा डेमोक्रेट ही जीतते हैं। डेमोक्रेट का शहर है पूरा, वहाँ पूरे शहर में उदासी छाई हुई है। कोई खास एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही। सिर्फ ट्रम्प के कुछ सपोर्टर हैं वो आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। बाकी अनवर भाई आपकी आवाज में भी उदासी लग रही है हमें। वही वो डीसी का इम्पैक्ट आप पे भी नजर आ रहा है। उदासी तो नहीं है, लेकिन सारे लोग फिक्रमंद जरूर हैं कि क्या होगा। मतलब लोगों को मैं समझ नहीं आ रही है। मैं स्काई का कोई वो देख रहा था कोई वहां से, तो उन्होंने एक वहां पे उन्होंने क्वेश्चन किया और मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ जिसके वो जवाब भी खैर वो दे रहे थे। उन्होंने कहा उनका ये था कि क्या ये पूरी दुनिया को इससे ट्रम्प से अब डरना चाहिए? पूरी दुनिया को ट्रम्प से नहीं डरना चाहिए, लेकिन ट्रम्प की खास दाएं बाजू की जो पॉलिसी है, जो यूरोप में भी बाज़ मुल्कों में उभर के आए हैं लोग, जैसे इटली में जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहती है कि सारे इमिग्रेंट जो लीगली रह रहे हैं वो भी वापस चले। इटली नहीं, आई मीन वन ऑफ द स्वीडन ने या कौन से ममालिक में जिसमें वो भी जो लीगली रह रहे हैं उनको वो पैसे भी दे रहे हैं $33,000 वापस जाने के। इस तरह इटली में भी, फ्रांस में भी, इंग्लैंड में भी ऐसी पार्टियां मौजूद हैं। वो इलेक्शन नहीं जीत रही हैं लेकिन उनकी पॉपुलरिटी बेस बन रही है। और अगर अमेरिका में हुकूमत बन जाती है तो उससे वो ज़ाहिर लिमिट इनकरेज होते हैं और वो भी फिर इस तरह की बात करते हैं। तो ये तो सारी दुनिया को थ्रेट नहीं है, लेकिन यह है कि दुनिया में जो दाएं बाजू की तहरीकें हैं जिनमें रेस बेस्ड, रिलीजन बेस्ड जो तहरीकें हैं उनको तक़वीत मिलेगी इनके जीतने से। अच्छा सर, जो एक मतलब ये तो अपनी जगह पे जो भी वहाँ पे इन डेमोक्रेट्स का डिबाकल हुआ है, एक और बड़ा वहाँ पे हमने ये ट्रेंड देखा है कि मीडिया जो है टोटल ट्रम्प साहब के खिलाफ था। मास्टर एक आध को छोड़ के एक साइड पे चले, एलन मस्क वो खड़े हुए थे, ट्विटर सारा यूज़ किया पार्टी बन के, बाकी मैंने भी किया। बल्कि मैं इकोनॉमिस्ट में मैं पढ़ रहा था जो इस दफ़ा उनका लीडर पेज पे उनका आर्टिकल था, उन्होंने कहा कि ये अगर इस इकोनॉमिस्ट का वोट होता तो कमला को हम देते। न्यूयॉर्क टाइम्स की, CNN, सबका आपको पता है। उन तमाम की अपोजिशन के बावजूद वो जीते हैं। अच्छा, बिग वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ थे, आपके एक्टर थे, फिल्मी हीरो थे, आपके हॉलीवुड के थे, सिंगर थे, लेडी गागा एंड मैनी मोर, मतलब जॉर्ज क्लूनी वगैरह। इन लोगों ने एंडोर्स किया इनको, कामला को। इसके बावजूद भी लोग जो हैं उन्होंने ट्रम्प को वोट दिया। सो वो जो उसका मीडिया का इन्फ्लुएंस हम समझते हैं कि शायद मीडिया ओपिनियन चेंज करता है, या बिग सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके कहने पे लोग वोट डालते हैं, एंडोर्समेंट कोई। तो इस दफ़ा सारी चीज़ें उड़ा के रख दी हैं सर। तो मीडिया का क्या हाल है वहाँ पे? कोई मातम की सिचुएशन है? क्योंकि मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स का पढ़ा है जी। इस दफा नहीं, पहले इलेक्शन में भी ट्रम्प साहब ने यही किया था। मीडिया की प्रेडिक्शन कुछ और थी, ओपिनियन पोल्स कुछ और कह रहे थे और उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हरा दिया था। असल में एक बात है जिसको अभी तक पूरी तरह लोगों को समझ नहीं आ रही है कि सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया की अहमियत खत्म कर दी है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होता जा रहा है। लोगों को खबर चाहिए, फौरन चाहिए और छोटी सी चाहिए। उसके लिए उनको किसी माहिर सहाफ़ी की जरूरत नहीं है, किसी एनालिस्ट की जरूरत नहीं है। वो कहीं कोई बड़ा वाकया हुआ, वहां पे बैठा हुआ जो कोई बंदा अगर करियाना स्टोर में बैठा हुआ है, कोई दवा खरीद रहा है, कोई साइकिल की दुकान पे साइकिल ठीक करा रहा है, वहीं खड़े खड़े अगर वो ट्वीट कर देता है अपने सेल फोन से तो उनके लिए वो खबर काफी है। और ये ट्रेंड बढ़ेगा। अल्टीमेटली जो मीडिया के पास जो था कि मीडिया लोगों की सोच को कंट्रोल करती है, वो बात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसका एक नेगेटिव साइड जो मेरा ख्याल है जिस पे डिबेट होगी
जो नेशनल मीडिया हो किसी भी दुनिया का हो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, वो फेक न्यूज़ को अवॉइड करते हैं, जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करते हैं, किसी कैंडिडेट पे रिसर्च करते हैं, उसके अच्छे बुरे पहलू सारे लाते हैं। आप समझते नहीं है कि सोशल मीडिया के जरिए जो लीडरशिप आ रही है वो करैक्टर में लैक करती है, वो इंटेग्रिटी में लैक करती है, वो इवन विजन वगैरह में लैक करती है। और जो आपने अभी बात की कि जिस बंदे ने कांग्रेस पे अटैक कराया, पूरे का पूरा मतलब हमलावर है, और उसके बाद उन्होंने हर एक इंस्टीट्यूशन पे उनको लड़ाई झगड़ा किया और उन पे केसेस हैं, मतलब 32 के करीब केसेस थे, सजा हुई, गिरफ्तार हुए। इसके बावजूद जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया का उनके बारे में चीज़ें थी लोग वो सीरियस नहीं लेते। तो इस तरह की लीडरशिप आप समझते हैं सामने आएगी दुनिया में सोशल मीडिया की वजह से कि लोगों के नज़दीक फिर उनके क्राइम जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन मैटर नहीं करेंगे, उनके इंटेग्रिटी, करैक्टर, उनकी ईमानदारी, वट। अब फिर यही होगा कि जो पॉपुलर है उस पर तो फिर उसी को वोट डाला जाएगा या पॉपुलर बात करेगा वो। रऊफ क्लासा साहब, पंजाबी में कहते हैं ना, चोपड़ी और दो नहीं मिलती। हमें जो शौक था, ये शौक था लोगों को, सारी दुनिया में कहते थे कि भाई मीडिया पे बड़े सरमायादारों का कब्जा है, बड़े ग्रुप्स जो होते हैं वो उसमें जाहिर है बिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए, यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होते हैं इनको चलाने के लिए। तो उसमें जो राय चलती है वो चलती है ओनर्स की, इसमें राय चलती है एडिटर्स की, और उसमें आम आदमी की बात नहीं आती। सोशल मीडिया ने उसको आके खत्म कर दिया। बीच का जो आदमी है, जो सरमायादार है, जो ओनर है, जो एडिटर है, उसको निकाल के साइड पे कर दिया। वो कहेंगे लो पढ़ो। नहीं, लेकिन एक और मैं थोड़ी लेकिन उसमें दूसरा उसका नुकसान ये होगा कि जो जिम्मेदारी है वो खत्म होगी। जाहिर है जब कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई एडिटर ही नहीं है, कोई ओनर ही नहीं है, किसी को कोई रिपरकशन का खौफ नहीं है, ये डर नहीं है कि मैंने खबर दे दी इसके नतीजे में क्या होगा। उनकी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे खबर देते हैं, 15 मिनट बाद उसकी तरदीद हो जाती है, तो उसको तरदीद भी नहीं करते, उसमें शर्मिंदा भी नहीं होते, दूसरी खबर लगा देते हैं, क्योंकि जाहिर है उनका वो बिजनेस नहीं है, उससे उन्होंने पैसे कमाने नहीं, इनको कोई फिक्र नहीं है। तो ये गैर जिम्मेदारी भी आएगी। साथ साथ कोई भी चीज आपको जो मिलती है उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। तो हमें सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी की कीमत जिम्मेदाराना सहाफत की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। लेकिन हमने देखे सर, आपने बात की कि अब ये सोशल मीडिया टेक ओवर के, फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये तमाम ग्रुप्स जो हैं मीडिया पे हों दुनिया भर में, वो टीवी चैनल्स हों, अखबारात हों, वो भी तो सोशल मीडिया पे हैं सर। उनके भी ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनके भी यूट्यूब है, उनके फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टा है, बला बला, वो भी तो कम्पीट कर रहे हैं सर। ये तो नहीं है ना सिंपल टीवी से टीवी देख रहा है, अखबार से अखबार देख रहा है। अमेरिका की हद तक तो पाकिस्तान का आपको बेहतर पता होगा, अमेरिका की हद तो नहीं हो रहा है। लोग इंडिविजुअल को देखना पसंद कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, बड़े नाम नहीं चल रहे हैं, आम आदमी चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा अनवर साहब कि क्या ऐसा भी है कि वो यंगस्टर्स अमेरिकन जो ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, या दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग आउट ऑफ द हाउस, और वो जाके वोट करें, क्या उनको भी कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं ट्रंप? क्या कुछ नंबर्स ऐसा बताते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो इस दफ़ा निकले हैं टू वोट? यंगस्टर्स बड़ी तादाद में तो नहीं निकले, जितना निकलते हैं उतने निकले हैं, और यंगस्टर के बहुत ज्यादा वोट नहीं पड़े हैं उनको। लेकिन एक चीज हुई है कि यंगस्टर ने इस दफा ये किया है कि वो चूंकि दोनों से नाराज थे, ट्रंप से भी खुश नहीं थे और उनसे भी, कमला हैरिस से भी, तो उनके बहुत वोट गए हैं। थर्ड ऑप्शन है, 2-3 थे, जिल स्टाइन थे, दो और थे। आप वो देखें कि वो लोग थे जिनको चंद 100 वोट पढ़ते थे, वो इसलिए इलेक्शन में हिस्सा लेते थे कि उनकी पार्टियां हैं, मसलन ग्रीन पार्टी, उनके पोजीशन एनवायरमेंट पे, उस पोजीशन को एम्फसाइज करने के लिए लड़ते थे। लेकिन इस दफा सबको 5-5, 6-6 लाख वोट पड़े हैं, तो वो ये वही वोट हैं जो यंगस्टर्स के हैं, जो कटे, ज्यादातर ये यंगस्टर्स के वोट हैं जो कटे हैं, जो कि लेफ्ट लीनिंग होते हैं। कमला हैरिस को जाते तो वो मजीद जीत सकती थी, वो नहीं जीता उन्होंने, इसलिए कि वो यंगस्टर्स के वोट उनके खिलाफ गए। तो ये एक चेंज हमने देखा है इस दफ़ा, क्योंकि दोनों ही पार्टीज से जो है वो नाला नजर आए हैं यंगस्टर्स के। हम कंफ्यूज स्टेट में थे कि किसको वोट दें, और हो सकता है कि इसकी वजह से आगे जाके हम तब्दीली देखें अमेरिकन पॉलिटिक्स में और ये पार्टीज भी जो है वो सामने आए। ये मुमकिन है। अनवर साहब, ये अभी मैं उसका पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एडिटोरियल बोर्ड का एक मुश्तरका पीस था,
उसमें उन्होंने बड़ा डट के बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड लिखा है, बड़ा सख्त लिखा है उन्होंने ये ट्रंप की विक्ट्री के बाद। तो वो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत खतरे में है, इंसानी ह्यूमन राइट्स खतरे में है, इंस्टीट्यूशन खतरे में है, अमेरिका खतरे में है, ये हर एक से लड़ेंगे, हर एक को बुली करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट का उन्होंने लिखा, फिर उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट का लिखा, अपोनेंट्स को नहीं छोड़ेंगे, वही वाली बात कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। और अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है इट्स इन ए बिग मेस। और वो ये कह रहे थे कि 4 साल जो है हमारे ये बड़े मुश्किल होंगे, मीडिया के लिए भी होंगे, पॉलिटिशियंस के लिए भी होंगे, अपोनेंट्स के लिए भी होंगे, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं उनके 2 साथी जो हैं वो माजी में जिन्होंने काम किया वो इनको फाशिस्ट करार दे चुके हैं। कई सारे जर्नल थे जो इनको छोड़ गए, इनके करीबी लोग थे वो जो उनके बारे में कहते हैं कि एक्टिव मतलब है इनका रिएक्शन बड़ा इनका स्ट्रांग होता है, इनके साथ काम करना मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि अगले 4 साल अमेरिका के वाकई ऐसे होंगे जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि टफ टाइम्स आर कमिंग, हर एक के लिए आ रहे हैं? ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आप किस पे डिपेंड करता है कि आप किससे पूछते हैं। जो उनके हामी हैं वो कहते हैं कि अमेरिका को ही विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका के खुशहाली के और तरक्की के दिन शुरू हो रहे हैं। और जो लिबरल सोच के लोग हैं वो कहते हैं कि बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। अच्छा, दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं कि ट्रंप को एक शौक है अमेरिका को इंटरनेशनली प्रोजेक्ट करने का, इंडस्ट्रीज में ज्यादा इन्वेस्ट करने का, अमेरिका को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का। तो शायद उस फील्ड में अमेरिका में कोई बेहतरी आए। और लेकिन जहां तक ताल्लुक है ह्यूमन राइट्स का, मीडिया की आज़ादी का, इन चीज़ों पे तो वो बिलीव ही नहीं करते। आपने देखा कल परसों जो तकरीर कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि हाँ मुझ पे दोबारा गोली आ सकती है, लेकिन अब मैं डरता नहीं हूँ इसलिए कि बीच में मैंने मीडिया को बैठाया है और मुझसे पहले गोली उनको लगेगी और ये फेक न्यूज़ वाले इनमें से कोई मर जाए तो मुझे परवाह भी नहीं है। अब आप सोचें कभी कोई कैंडिडेट इस तरह कह के अमेरिका में जीत ही नहीं सकता था। अब आपने खुल के बात की उसने और उसके बावजूद जीत गए। तो जब अगर वो इस तरह कह सकते हैं कि मुझे मरने की भी परवाह नहीं है तो वो किस हद तक इज्जत करेंगे मीडिया की। इसी तरह जब उनके पहले दौर में स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह में ब्रीफिंग ही बंद हो गई थी। जब मुसलमानों के लिए एक रिवायत थी स्टेट डिपार्टमेंट में, व्हाइट हाउस में अफ्तार रोज़ों में अफ्तार की पार्टियां होती थी, वो भी उन्होंने बंद करा दी थी। तो इस तरह के इक़दाम अगर पहली जो पहला दौर हुकूमत था अगर उन्होंने दोबारा उस तरह करने की कोशिश की तो फिर लोगों के लिए डरने की वजह तो मौजूद है ना। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे मैं रबिया, अभी हम अगले सेगमेंट में शायद इस पर हम भी बात करें आपस में कि वहाँ पे अमेरिकन अभी तैयार नहीं है। मतलब हम समझते हैं एक मॉडर्न वर्ल्ड है, जदीद दुनिया है, डेमोक्रेसी है 300-400 साल से तकरीबन करीब के, वहाँ पे अभी तक वो किसी खतून की प्रेसिडेंसी के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप साहब ने पहले हिलरी को हिराया था, अब उन्होंने कामला को हिराया है। हमारे यहाँ अगर आप देखें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, इंडिया देख लें, पाकिस्तान देख लें, यहाँ के लोगों ने डिस्पाइट बीइंग मतलब हमें कहा जाता है कि हम लोग इस खित्ते के इतने शायद बाशऊर नहीं है, तो हम इतने बाशऊर तो निकले हैं कि हमारे यहाँ तो 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहबा रही हैं, मरियम साहबा हैं, उधर इंदिरा गांधी साहबा हैं, फिर खालिदा जिया हैं, हसीना वाजिद हैं, उधर मिस्र बंद रहने के उनकी थी मेरे श्रीलंका के। तो ये कैसे देखते हैं कि अमेरिकन अभी तैयार नहीं है कि उनको ये व्हाइट हाउस में खतून बैठे? मेरा ख्याल है इस इशू की वजह से उनको नुकसान नहीं पहुंचा कमाला को, उनके खातून होने की वजह से। मेरा ख्याल है उनको जो हर्ट किया कि वो एक वाज़ह पोजीशन नहीं ले सकी गजा पे, और उसके आप देखा यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था अमेरिका में, पूरे अक्रॉस अमेरिका, उसमें बहुत बड़ी तादाद जो शरीक होती थी उसमें वो अमरीकियों की होती थी। सिर्फ गैर मुल्की तलबा नहीं होते थे, सफेद फार्म अमरीकी होते थे, लिबरल और प्रोग्रेसिव सोच वाले, और वो उन्होंने इस दफ़ा इस इलेक्शन में इनको वोट नहीं दिया है बल्कि उनके मुखालफिन को वोट दिया है या वोट ज़ाया कर दिया है बहुत बड़ी तादाद में। और उसकी एक वजह से मिडल ईस्ट की वजह से वो इलेक्शन हारी हैं। औरत होना इस दफ़ा उनका इशू नहीं बना। पिछली दफा हिलरी क्लिंटन भी तो हार गई थी ना सर, मतलब चलो एक दफा उस जमाने में था, उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत एरोगेंट है और कभी रिपब्लिकन थी वे डेमोक्रेट हो गई। वो उनके बारे में पर्सनल रिजर्वेशन थी बहुत, इनके बारे में पर्सनल रिजर्वेशन लोगों को नहीं थे, लोग उनको पसंद करते थे, लेकिन इनका जो स्टैंड था गजा पे उससे उनको नुकसान पहुंचा। शायद इनका वो कहते हैं इनकम्बेंसी फैक्टर। मेरा तो ये ख्याल है 4 साल जब आप हुकूमत बैठे हो, बाइडेन जैसा प्रेसिडेंट हो, आपको जो रोजाना मेमोरी लैप्सेस हो रहे हैं, हाथ किसी से मिलाना है वो किसी से मिला रहा है, या चवली जो उसने मतलब हमारे तो चवली कहा जाता है ना पंजाबी में, जो पिछले दिनों उन्होंने वो गार्बेज वाली की। सर ये पाकिस्तानी साहब ज़ाहिर इनकी अपनी एक ये खुशी थी कि जनाब के आएंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो बहराएंगे, उनको आज दबाव डालेंगे। रऊफ हसन साहब आज हमारी कुलीग जो हैं याशफीन साहब उनको कह रहे थे जी कि हमारे कुछ लोग जो हैं, हमारी टीम यूएसए में तो ट्रंप की टीम के लोगों से मिली थी, उन्होंने इनको गारंटीज दी थी, एश्योरेंस करवाई थी, गारंटीज नहीं कि हम खान साहब के लिए बहुत कुछ करेंगे। डू यू थिंक वो कुछ करेंगे?
खान साहब के लिए मेरा ख्याल है कि अभी पाकिस्तान तो पहली प्रायोरिटी नहीं है। डाउन द रोड कुछ करे तो करें, अभी तो अपने वो डोमेस्टिक इश्यूज पे, इमिग्रेशन पे पहले एक्शन लेंगे। एक जो उन्होंने यहाँ जॉब्स वापस लाने का वादा किया उस पर कुछ करेंगे। लेकिन सदर ट्रंप के बारे में आपको पता है कि एक चीज बड़े यकीन से कही जा सकती है कि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, यानी उनके बारे में कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। वो हो सकता है कि सुबह उठ के ट्वीट कर दें, और क्योंकि ट्वीट ही करनी होती है उन्होंने से हंगामा मच जाता है। और अपने पहले दौरे हुकूमत में भी अपन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे ट्वीट करते रहे हैं, तो हो सकता है कल उठ के ट्वीट कर दें कि इमरान खान को रहा करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इनके लिए प्रायोरिटी है और इस पर वो कुछ बोलेंगे। अच्छा, माजी में हमने देखा उनका डीप स्टेट के साथ, अभी सीक्रेट सर्विस के खिलाफ भी उन्होंने डफर कह के बात की, जर्नलों के साथ प्रॉब्लम रहे उनके FBI के डायरेक्टर जेम्स कॉमी के साथ प्रॉब्लम रहे, उनके पेंटागन के साथ रहे, जो उनके साथ काम करते रहे। बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी थी उसमें 3-4 ने, तो वो कहते होते कि जनाब इन्होंने किताबें लिखनी थी तो इसलिए बातें करते हैं। अब की दफ़ा क्या लगता है, और उनकी टीम कैसी आ रही है? टीम सुना है कोई नई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोबारा वो फड्डे होंगे डीप स्टेट एजेंसी एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस ट्रंप? 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि आपने देखा एक डॉक्यूमेंट आया था विजन 2025, जिसमें बहुत सारी बातें की गई थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद करने की बातें की गई थी, डिपोटेशन की बात की गई थी, हेल्थ फैसिलिटीज कम करने की बात की थी। यह पूरा कंजर्वेटिव एजेंडा पुश किया गया था। ट्रंप उसको अपने आप से तो दूर रख रहे थे, लेकिन अब इलेक्शन में आने के बाद देखिए क्या होता है कि उस विजन को पुश करने की कोशिश की गई तो अमेरिका ये अक्सर तब्दील हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का एक मिजाज होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस से खास तरीके से चलता है। वो उसकी बात अल्टीमेट होती है, उससे सबको डांटना डपटना होता है, चाहे इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, मजदूर हो। तो उनका ये मिजाज बन चुका है और वो इसी मिजाज के तहत काम करेंगे, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। अनवर साहब, ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ़ौरन से और जो इम्पोर्टेंट हैं ट्रंप साहब के आने के बाद जो है वो हम देखेंगे कि वो करेंगे फॉर अमेरिका? इमिग्रेशन सबसे पहली बात है कि कितने बड़े बड़े वादे किए हैं। कुछ ना कुछ तो कुछ लोगों को डिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ मुल्कों पे पाबंदियां लगाएंगे, बॉर्डर में पे वॉल बनवाएंगे, कुछ इस तरह के काम करेंगे। उसके बाद फिर वो जो इकॉनमी के लिए उन्होंने कहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्यादा स्पेस देंगे, वो करेंगे। जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाएंगे, जो चीजें बाहर बनती हैं उनको अब इम्पोर्ट करने में, तो इस तरह के इक़दाम फौरी तौर पे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच अनवर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे।